अगर आप कल से एकदम काम बंद कर दें, तो आपकी मौजूदा बचत आपको कितने दिन तक चलाएगी? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक सीमित रहता है, मगर जिनके पास असली दौलत होती है, उनके लिए यह अवधि हमेशा जैसी लगती है। निकोलो माकियावेली का कहना था कि किस्मत सबसे ताकतवर योद्धा का साथ नहीं देती, बल्कि उसका साथ देती है जिसने संघर्ष शुरू होने से पहले ही अपनी जमीन मजबूत कर ली हो। टिकाऊ संपत्ति केवल मेहनत से नहीं बनती, बल्कि ऐसे ढांचे और साधन बनाने से बनती है जो आपकी मौजूदगी के बिना भी कमाई करते रहे। अमीर लोग सिर्फ मेहनत पर नहीं टिकते, वे स्थिरता और निरंतरता पर सोचते हैं। कल्पना कीजिए आप एक बार कुछ तैयार करें और सालों दशकों तक उससे आय आती रहे। ये कोई कल्पना नहीं है, यही वो तरीका है जिसे इतिहास के राजाओं और व्यापारियों ने अपनाया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि असली ताकत उस चीज में है जिसे आसानी से छीना नहीं जा सकता। इस शक्ति का एक साफ उदाहरण पेटेंट सिस्टम है। पुनर्जागरण के दौर में वेनिस इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि वहां की सरकार ने आविष्कारकों को उनके विचार पर एकाधिकार दिया। नतीजा यह हुआ कि हुनरमंद लोग अपने विचार लेकर दूसरे राज्यों में नहीं भागे। आज के समय में यही सिद्धांत जेम्स डायसन की दौलत की नींव बना। कमजोर वैक्यूम क्लीनर से असंतुष्ट होकर उन्होंने 5000 से ज्यादा प्रोटोटाइप तैयार किए और ऐसी मशीन बनाई जिसकी सक्षम क्षमता कम नहीं होता। पर उनका असली साम्राज्य सिर्फ मशीन बेचने से नहीं खड़ा हुआ, बल्कि उन सैकड़ों पेटेंट से खड़ा हुआ जिन्होंने उनके आविष्कार को कानूनी सुरक्षा दी। जो भी प्रतियोगी उनकी तकनीक की नकल करना चाहता था, उसे उन्हें रॉयल्टी देनी पड़ती थी। यही माकियावेली की रणनीति थी। हर लड़ाई खुद तलवार लेकर मत लड़ो। अगर हथियार की डिजाइन तुम्हारे पास है, तो बाकी लोग मैदान में उतरने के लिए खुद भुगतान करेंगे। हर संपत्ति का स्रोत केवल आविष्कार नहीं होता, कई बार ताकत किसी धुन में छिपी होती है। मराया कैरी का गाना ऑल आई वॉन्ट फॉर क्रिसमस इज यू हर साल सर्दियों में फिर से लोकप्रिय हो जाता है। 1994 में रिकॉर्ड हुआ यह गाना आज भी हर बार लाखों की कमाई कराता है। चाहे वो दुकानों में बजे, रेडियो पर चले या फिल्मों में इस्तेमाल हो, पैसा बार बार उसी स्रोत की ओर लौट आता है। माकियावेली इसे समय पर अधिकार की तरह देखते। एक बार कुछ ऐसा रच दो जिसे लोग बार बार दोहराएं, और इनाम अपने आप तुम्हारे पास आता रहेगा। इससे यह भी साबित होता है कि स्थायित्व सिर्फ चीजों में नहीं, बल्कि संस्कृतियों और परंपराओं में भी बस सकता है, जो हर साल तय समय पर लौटती है। अब सवाल उठता है, जो लोग बड़ी मशीनें नहीं बना सकते या सदाबहार गाने नहीं रच सकते, उनके लिए रास्ता क्या है? आधुनिक दुनिया ने ऐसे मौके खोल दिए हैं जिनकी कल्पना पुनर्जागरण काल के शासक भी नहीं कर सकते थे। डिजिटल प्रोडक्ट, ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, टेम्पलेट्स और टूल किट एक बार बनाए जा सकते हैं और अनगिनत बार बेचे जा सकते हैं, बिना दोबारा उत्पादन लागत के। अमेरिकी उद्यमी रसल ब्रंसन ने यह बात समझी। उन्होंने एक साधारण डाउनलोडेबल किताब बनाई। ना कोई पब्लिशर, ना कोई गोदाम। वही किताब एक ऐसी आयधारा बन गई जो उन्हें 10 साल से भी ज्यादा समय तक भुगतान करती रही। इंटरनेट ने गेटकीपरों को हटा दिया और विचारों को बड़े पैमाने पर कमाई में बदलना आसान बना दिया। मां की हवेली चेतावनी देते थे कि शासक को दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। डिजिटल प्रोडक्ट इसी सिद्धांत को व्यवहार में उतारते हैं, क्योंकि एक बार बन जाने के बाद वे सिर्फ आपके नियंत्रण और इंटरनेट की पहुंच पर टिके रहते हैं। कभी कभी दौलत प्रोडक्ट में नहीं, पहचान में होती है। शब्द भी दीवारें खड़ी कर सकते हैं। माइकल बफर ने अपने ट्रेडमार्क किए हुए वाक्य
लेट्स गेट रेडी टू रंबल से $400 मिलियन से ज्यादा कमाए। उनके पास ना फैक्ट्रियों का जाल था, ना कर्मचारियों की फौज। सिर्फ एक कानूनी कदम ने उन्हें उस वाक्य का मालिक बना दिया जो दुनिया भर के स्टेडियमों में जोश भर देता है। माकियावेली के हिसाब से ये प्रतिष्ठा की ताकत है। दिखाई नहीं देती, लेकिन सेनाओं से भी ज्यादा कीमती होती है। एक बार कोई शब्द या प्रतीक ट्रेडमार्क हो जाए तो उसे इस्तेमाल करने के लिए दूसरों को भुगतान करना पड़ता है। सैनिक बूढ़ा पड़ सकता है, व्यापारी की नाव डूब सकती है, मगर ट्रेडमार्क पीढ़ियों तक झंडे की तरह कायम रहता है। अब सबसे व्यापक स्वामित्व की बात करें, पूरी दुनिया का लाइसेंस। जॉर्ज लूकस ने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरा ब्रह्मांड रचा। फिल्मों ने अरबों कमाए, लेकिन खिलौनों, गेम्स और मर्चेंडाइज की लाइसेंसिंग उससे कहीं ज्यादा मुनाफेदार साबित हुई। स्टार वॉर्स एक स्थायी कमाई का स्रोत बन गया, इसलिए नहीं कि लूकस खुद हर प्रोडक्ट बनाते थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दूसरों को मुनाफा कमाने दिया और खुद उस दुनिया का नियंत्रण अपने पास रखा। माकियावेली कहते थे कि अगर प्रिय और डरावने में से एक चुनना पड़े तो डरावना होना ज्यादा सुरक्षित है। लाइसेंसिंग दिखाती है कि मैदान में सैनिक बनने से बेहतर है पूरे मैदान का मालिक बनना। अधिकतर लोग मानते हैं कि दौलत लगातार मेहनत से आती है। माकियावेली चेतावनी देते थे कि इस तरह की मेहनत शासक को उसके ही बनाए ढांचे का गुलाम बना देती है। समझदार लोग ऐसे सिस्टम खड़े करते हैं जो हर कदम पर उनकी मौजूदगी के मोहताज ना हो। रे क्रॉक ने यह बात तब समझी जब उन्होंने मैकडॉनल्ड्स को फ्रेंचाइजी मॉडल में बदला। उन्होंने बर्गर नहीं काटा, बल्कि एक दोहराने योग्य सिस्टम बनाया जिसे दूसरे उनके नाम पर चला सके। दुनिया भर के उद्यमियों ने उस मॉडल को अपनाने के लिए फीस दी। इस तरह क्रॉक खुद रेस्टोरेंट नहीं चला रहे थे, बल्कि ऑपरेटर्स के पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। माकियावेली की भाषा में उन्होंने हर प्रांत खुद में ही संभाला। उन्होंने वफादार शासक बैठा दिए जो उनके नाम पर राज चलाते रहे। यही नहीं रुके। उन्होंने समझ लिया कि असली सोना खाने में नहीं, बल्कि उसके नीचे की जमीन में है। मैकडॉनल्ड्स धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट नेटवर्क्स में से एक बन गया। रेस्टोरेंट की जमीन खरीदकर उसे फ्रेंचाइजी को किराए पर देना। इस तरह किराया सीधे सिंहासन तक पहुंचता रहा। सीख साफ है, रसोई में मेहनत कोई और करता है, लेकिन जमीन का मालिक हमेशा कमाता है। रियल एस्टेट शक्ति का सबसे पुराना औजार है और आज भी सबसे टिकाऊ। कुछ शासक जमीन पर नहीं, कागज पर साम्राज्य बनाते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स को देखिए। वॉरेन बफेट की संपत्ति रोज ट्रेड करने से नहीं, बल्कि लंबे समय तक मालिक बने रहने से बनी। दशकों पहले कोका कोला के शेयर खरीदे और आज भी बिना एक भी शेयर बेचे हर साल सैकड़ों मिलियन की डिविडेंड आय पाते हैं। ये डिविडेंड ऐसे उपहार हैं जो उन कंपनियों से आते हैं जो उनके लिए काम कर रही है। मां हवेली कहते थे कि शासक को दूसरों की शक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यहां शक्ति फैक्ट्रियां, कर्मचारी और बाजार है। बफेट इन्हें चलाते नहीं, वे सिर्फ मालिक हैं और मुनाफा वफादार प्रांतों से आने वाले कर की तरह बहता है। अगर डिविडेंड राजाओं की स्थिर आय है, तो प्राइवेट इक्विटी साहसी राजकुमारों का खेल है। पीटर थील का फेसबुक में शुरुआती निवेश कुछ लाख से बढ़कर अरबों में बदल गया। नवल रविकांत ने ट्विटर और उबर जैसी कंपनियों में शुरुआत में निवेश कर पूंजी को कई गुना ताकत में बदला। शकील उनील ने बास्केटबॉल कोर्ट से ज्यादा कमाई रेस्टोरेंट चेन और बिजनेस निवेश से की। माकियावेली कहते थे, किस्मत एक स्त्री की तरह है, अगर उसे काबू में करना है तो साहस दिखाना पड़ता है। प्राइवेट इक्विटी उसी साहस का रूप है। अनदेखे मौकों में जोखिम लेना, जिससे पीढ़ियों तक चलने वाली दौलत बन सकती है। दौलत का एक और कम आंका गया हथियार नेटवर्क है। माकियावेली लिखते थे कि गठबंधन किसी भी शासक की जीवन रेखा होते हैं।
व्यापार में यही बात रेफरल सिस्टम में दिखती है। जब आप लेखक और उद्यमी, खरीदार और विक्रेता को जोड़ते हैं तो सिर्फ सेतु बनने के कारण सौदे का हिस्सा कमा लेते हैं। आप खुद निर्माता नहीं होते बल्कि द्वारपाल बनते हैं। हर युग में द्वारपाल वही शुल्क लेता है जो रास्ता पार करना चाहता है। वेनिस के बिचौलियों को याद करें। उन्होंने मसाला व्यापारियों और खरीदारों को जोड़ा, खुद समुद्र पार नहीं किया, फिर भी अमीर बने। यही मॉडल आज कंसल्टेंट्स, निवेशकों और क्रिएटर्स को जोड़ने में काम आता है। पेटेंट, रॉयल्टी, फ्रेंचाइजिंग, रियल एस्टेट, डिविडेंड, इक्विटी और रेफरल सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं हैं, ये किले हैं। हर एक ऐसा ढांचा है जो ये तय करता है कि शासक को भुगतान मिलता रहे, चाहे वो खुद मैदान में उतरे या नहीं। पैटर्न साफ है, ये सब संयोग नहीं, सोच समझकर बनाया गया डिजाइन है। माकियावेली कहते थे कि समझदार इंसान किस्मत पर नहीं, टिकाऊ ढांचों पर भरोसा करता है। डसन के पेटेंट, मैकडॉनल्ड्स का मॉडल और बफेट की होल्डिंग्स यही सिखाती है कि लड़ाई से पहले अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। कलाकारों की रॉयल्टी बताती है कि संस्कृति भी जमीन की तरह कमाई का साधन बन सकती है। अगर विलियम शेक्सपियर रॉयल्टी के दौर में होते तो शायद वे राजाओं से भी ज्यादा अमीर होते। उनके नाटकों का हर मंचन सदियों तक उन्हें भुगतान करता, मगर उस समय अधिकार थिएटरों के पास थे। इसके उलट आज के कलाकार, लेखक और क्रिएटर अगर अपने अधिकार संभाल कर रखे तो वे वही हासिल कर सकते हैं जिसकी हमेशा से शासक तलाश करते आए हैं। वाली आए सबका सीधा है, कुछ बनाओ तो अपने अधिकार मत छोड़ो, क्योंकि नियंत्रण ही वो सिंहासन है जहां से लगातार भुगतान बहता है। डिजिटल दौर में यह और आसान हो गया है। एक पीडीएफ या कोर्स एक बार तैयार करो और समय के साथ बार बार बेचो। बिना नई मेहनत के सबसे बड़ा खतरा भटकाव है। ज्यादातर लोग सिर्फ कंटेंट खपत करते रहते हैं, बहुत कम लोग निर्माण करते हैं। माकियावेली चेतावनी देते थे, जो अपने झंडे नहीं बनाते वे हमेशा दूसरों के झंडों के नीचे मार्च करते हैं। फ्रेंचाइजिंग और रियल एस्टेट इस सिद्धांत को भौतिक दुनिया में उतार देते हैं। एक मेहनत करता है, दूसरा संग्रह करता है। आखिर में सवाल साफ है, क्या आप सिर्फ आज के लिए मेहनत कर रहे हैं या ऐसा किला बना रहे हैं जो कल भी आपको संभाले? रास्ते खुले हैं। किताब लिखना, डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, किराए की संपत्ति लेना, शेयर खरीदना या नेटवर्क बनाना। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन ढांचा मजबूत और स्थायी होना चाहिए। अमीर लोग इसलिए अलग नहीं होते कि वे ज्यादा घंटे काम करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे पूरा खेल पटल अपने कब्जे में रखते हैं। राजनीतिक भाड़े के सैनिकों पर निर्भर शासक गिर जाते हैं, वैसे ही केवल मेहनत पर निर्भर लोग भी टूट जाते हैं। संपत्ति, सिस्टम और अधिकार पर टिके लोग समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। यही फर्क है मजदूर और शासक में। एक अपने घंटे बेचता है, दूसरा ऐसा क्षेत्र बनाता है जहां सिक्के बिना बुलाए खुद चलकर आते हैं। अगर ये कहानी और निकोलो माकियावेली की सोच आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो